बलरामपुर गांव के बरगद के पेड़ के नीचे उस रोज किसानों और मजदूरों की एक बड़ी सभा चल रही थी। पास ही रेलवे लाइन पर काम करने वाले कुलियों की इतवार की छुट्टी थी, इसलिए वे भी इस जलसे में शामिल हो गए थे। कलकत्ता से नामी नेता पहुंचे थे, जिन्होंने जोरदार भाषण दिए। जलसे के बाद वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ एक लंबा जुलूस गांव की गलियों से निकला। बलरामपुर एक समृद्ध गांव था। इस गांव के सबसे रईस और बड़े जमींदार थे यज्ञेश्वर मुखोपाध्याय। जब यह लाल झंडों वाला जुलूस नारेबाजी करता हुआ मुखोपाध्याय हवेली के सामने से गुजरा, तो दूसरी मंजिल की बालकनी में एक रोबीला, गठीले बदन का नौजवान चुपचाप नीचे का सारा नजारा देख रहा था। अचानक भीड़ की नजर उस पर पड़ी और पल भर में सारा शोर थम गया। कलकत्ता से आए नेताओं ने जब देखा कि लोग ऊपर देखकर सहम गए हैं, तो पूछा, कौन है वह? भीड़ से धीमी आवाज में किसी ने कहा, हमारे विप्रदास बाबू, गांव के बड़े जमींदार। नेताओं ने उपेक्षा से मुंह बनाकर फिर से नारा लगवाया, पर इस बार भीड़ का जोश ठंडा पड़ चुका था। चिढ़कर एक नेता ने कहा, एक मामूली जमींदार से इतना डर? यही तो हमारे असली दुश्मन है, जो किसानों का खून चूसते हैं। तभी भीड़ के आगे झंडा थामे चल रहे 25-26 साल के एक युवक की तरफ इशारा करके किसी ने नेता से फुसफुसाते हुए कहा, धीमे बोलिए, वे इनके बड़े भाई हैं। दरअसल वो युवक कोई और नहीं, विप्रदास का छोटा भाई द्विजदास था, जिसके पैसों और कोशिशों से ये पूरा जलसा मुमकिन हुआ था। नेता सन्नाटे में आ गए और द्विजदास शर्म से सिर झुकाए खड़ा रहा। अगले दिन विप्रदास ने अपने कमरे में द्विजदास को बुलवाया और तंज कसते हुए मुस्कुराया। कल का तमाशा बुरा नहीं था, पर क्या वह जुलूस खास मुझे डराने के लिए मेरी नाक के नीचे से निकाला गया था? द्विजदास ने शांत रहकर कहा, सिर्फ आपके लिए नहीं दादा। जुलूस जिस रास्ते से भी जाता, जिन्हें डरना था वे डरते ही। विप्रदास हंसा, तुम्हारा भाई उस मिट्टी का नहीं बना है। अरे, नकली दांत सिर्फ दिखाने के काम आते हैं, उनसे काटा नहीं जाता। द्विजदास को यह चुभन बर्दाश्त न हुई। वो धीमे स्वर में बोला, हम जानते हैं दादा की नकली दांतों से क्या होता है, पर आप ये नहीं जानते कि दुनिया में असली दांत वाले लोग भी हैं, और वक्त आने पर वे काटना भी जानते हैं। विप्रदास हैरान रह गया। बात आगे बढ़ती, तभी दरवाजे पर मां दयामयी की आवाज सुनाई दी, कमरों में ये पर्दे क्यों टांग रखे हैं? बिना छुए कोई अंदर भी नहीं आ सकता। हर चीज में विलायती फैशन। मां कमरे में आई। वे विप्रदास की सौतेली मां और द्विजदास की सगी मां थी, लेकिन बचपन से विप्रदास को ही उन्होंने अपने हाथों से पाला था और वह पूरे घर का मालिक था। मां ने छोटे बेटे की तरफ देखे बिना सीधे विप्रदास से कहा, विपिन, मैं इस बार मानसरोवर और कैलाश दर्शन के लिए जरूर जाऊंगी। दोनों मामियों की चिट्ठी आ गई है। विप्रदास ने हाथ जोड़ लिए, मान, हम दोनों भाइयों में से कोई एक साथ नहीं जाएगा, तब तक तुम्हें तिब्बत नहीं जाने दूंगा। मां बोली, तू तो पूरा घर कारोबार छोड़कर जा नहीं सकता, और इस नास्तिक को मैं अपने साथ बैकुंठ भी न ले जाऊं। इसके ऊपर से कल की इसकी करतूत सुनी। मेरे ही पैसों पर पलता है और मेरे ही खिलाफ प्रजा को भड़काता है। इसका कलकत्ते की पढ़ाई का खर्च बंद कर दे। द्विजदास चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, सभा समिति में मैंने जमींदारी का एक पैसा भी नहीं लगाया। मां ने कड़क कर पूछा, तो पैसा कहां से मिला तुझे? उसी वक्त दरवाजे के पास चूड़ियों की खनक सुनाई दी। विप्रदास मुस्कुराकर बोला, जवाब मिल गया मां। तुम्हारी अपनी बहू सती अगर अपने मायके की जागीर से मिले पैसों से देवर की मदद करे, तो कौन रोक सकता है? मां का पारा चढ़ गया। सती के मायके के किसी रिश्तेदार ने कभी विलायत जाकर मेम से शादी की थी, जिसका ताना मां अक्सर देती रहती थी। उन्होंने चिढ़कर कहा, अच्छा, मैं कैलाश से लौटकर इसका भी फैसला करूंगी। ये कहकर वे चली गई। द्विजदास ने मां के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसके पास फालतू वक्त नहीं है। इस घर में द्विजदास अपनी भाभी सती की सबसे ज्यादा इज्जत करता था।
सती उम्र में उससे महज कुछ महीने बड़ी थी और दोनों में गहरा स्नेह था। कुछ दिनों बाद सती देवर के पढ़ने के कमरे में आई। द्विजदास ने देखते ही कहा, रहने दो भाभी, मुझे पता है दादा और मां ने तुम्हें मुझे मनाने भेजा है, पर मैं नहीं जाऊंगा। सती ने प्यार से समझाया, मां की जिद है ठाकुर पो, मेरे कहने से मान जाओ, तीर्थ से लौट आओ, तुम्हारा जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। सती के लाड़ और अधिकार के आगे द्विजदास का गुस्सा पिघल गया। उसने झुककर भाभी के पैर छुए और भारी मन से मां के साथ जाने को राजी हो गया। इसके बाद सती ने झिझकते हुए अपनी एक बात रखी, अब मेरा एक काम तुम्हें करना होगा। बंबई में मेरे एक चचेरे काका रहते हैं, उनकी बेटी वंदना यहां आकर पढ़ती है और अगले साल पढ़ाई पूरी करने विलायत जाएगी। काका को छुट्टी नहीं मिल रही, तुम्हें जाकर बंबई से वंदना को हमारे घर लाना होगा। द्विजदास हिचकिचाया, पर मां तो उन लोगों को म्लेच्छ मानती है, मां के रहते उन्हें यहां लाना ठीक होगा क्या? सती बोली, मां तीर्थ जा रही है तो वो 2-3 महीने आराम से मेरे पास रह लेगी। और सच कहूं तो वंदना रूप और गुणों में इतनी बेमिसाल है कि अगर मां उसे 2 दिन देख भी ले तो उनकी सारी नफरत दूर हो जाएगी। द्विजदास सोचने लगा, वंदना, ये नाम कहीं सुना है, शायद अखबार में। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि घर की नौकरानी हाफती हुई अंदर आई और बोली, बहू रानी, बंबई से आपके काका अपनी बेटी को लेकर खुद हवेली पहुंच गए हैं। सती और द्विजदास चौंक कर तुरंत नीचे दौड़े। नीचे बैठक में अंग्रेजी सूट पहने एक रौबदार सज्जन बैठे थे और उनके पास ही 20-21 साल की एक बेहद खूबसूरत युवती खड़ी दीवार पर टंगी देवी की तस्वीर को निहार रही थी। गोरा निखरा रंग, तराशा हुआ चेहरा और आंखों में एक अलग ही तेज। उसका रूप ऐसा था कि सती का उसके हुस्न पर गर्व करना बिल्कुल सच जान पड़ता था। सती ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और भावुक होकर बोली, मजले काका, आज इतने सालों बाद बेटी के घर आपके चरण पड़े। सती की बात सुनकर मंजले काका उठकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। हां रे बिटिया, तेरे घर आ ही गया। तूने तो कभी न्योता देकर बुलाया नहीं, तो आज खुद ही चला आया। तभी उनकी नजर दूर खड़े द्विजदास पर पड़ी तो पूछा, ये कौन है सती? सती ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, ये मेरा देवर है द्विजु। द्विजदास ने दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तभी वंदना ने दीदी को प्रणाम किया और शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, ओह, तो ये वही हैं जिनके चक्कर में जमींदारी पर आफत आ जाती है। तुमने चिट्ठी में लिखा था ना, खूंखार स्वदेशी। सती ने झेंपते हुए कहा, चल झूठी, मैंने ऐसा कब लिखा? द्विजदास अब तक किसी अनजान आधुनिक युवती के सामने आने से थोड़ा झिझक रहा था, पर वंदना के इस सहज बेबाक अंदाज ने उसकी सारी हिचक पल भर में मिटा दी। उसने सती से मजाकिया लहजे में कहा, भाभी, आपकी ही बदौलत तो मेरी सारी अकड़ है। अगर आप एक बार कह दें तो मैं आज ही वकील बुलाकर सारी जमींदारी से अपना हक छोड़ने के कागज पर दस्तखत कर दूं। वंदना जी गवाह रहेंगी। वंदना ने कौतूहल से पूछा, क्या आप सच में अपनी जमींदारी हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं? द्विजदास ने संजीदगी से जवाब दिया, बिल्कुल। देश के गरीबों को भरपेट खाना नहीं मिलता और हम बिना मेहनत किए रोज दावतें उड़ाएं। ये पाप मुझसे नहीं झेला जाता। मैं उनके साथ भूखा रहकर मरना बेहतर समझता हूं। वंदना पलके झपकाए बिना उसे देखती रह गई। सती ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, भाषण बाद में देना ठाकुर पो, काका अभी थके हुए आए हैं। चलो वंदना, पहले हाथ मुंह धो लो। तभी दरवाजे पर मां दयामयी आ पहुंची। वे पर्दे के पीछे से बात करने की आदी थी, लेकिन आज सीधे कमरे के बीचों बीच आ खड़ी हुई। लंबा घूंघट काढ़े हुए थी। सती ने आगे बढ़कर पैर छुए और काका वंदना का परिचय कराया। वंदना ने भी झुककर प्रणाम किया, लेकिन मां ने उसे आशीर्वाद देने के लिए छुआ तक नहीं। छूत अछूत के डर से एक कदम पीछे हट गई और सूखे मन से बोली, जीती रहो। फिर काका से 2-4 रस्म की बातें की और सती से बोली,
बहू, इन्हें ऊपर ले जाओ, खाने पीने का इंतजाम करो, और विपिन आए तो मेरे पास भेजना। इतना कहकर वे चली गई। मां का ये रूखा बर्ताव मानो खुले आसमान में किसी काले बादल की तरह सबके दिलों पर छा गया। थोड़ी देर बाद वंदना तैयार होकर बैठक में आई। काका अखबार में डूबे हुए थे और द्विजदास उनके लिए पुरानी तारीखों के अखबार तरतीब से लगा रहा था। काका ने कहा कि वे 2 बजे की ट्रेन से कलकत्ता जाएंगे और हफ्ते भर बाद लौटते वक्त वंदना को बंबई ले चलेंगे। वंदना ने अखबार पढ़ने से मना कर दिया और द्विजदास से बोली, सुना है आपकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, मुझे वहां ले चलिए। दोनों तीसरी मंजिल पर बनी शानदार लाइब्रेरी में पहुंचे। बेशकीमती अलमारियों में सलीके से लगी हजारों किताबों को देखकर वंदना दंग रह गई। गांव के एक घर में इतना बड़ा खजाना उसने सोचा भी न था। द्विजदास ने बताया, ये लाइब्रेरी मेरी नहीं, मेरे बड़े भाई विप्रदास की है। यूनिवर्सिटी की डिग्री भले उनके पास न हो, पर उनका ज्ञान और बुद्धि असाधारण है। शरीर का बल ऐसा कि लाठी, तलवार और बंदूक चलाने में उनके जोड़ का कोई नहीं। मां के सिवा हवेली में कोई उनके सामने आंख उठाकर बात नहीं कर पाता। वंदना ने हंसकर पूछा, मेरी मजली दीदी भी नहीं, भाभी भी नहीं? द्विजदास मुस्कुराया। वंदना किताबों से हटकर द्विजदास की बातें सुनने में दिलचस्पी लेने लगी। बातचीत के दौरान वंदना ने कहा, आप भी मेरे साथ विलायत क्यों नहीं चलते पढ़ाई पूरी करने? द्विजदास ने हंसकर टालना चाहा, मेरे पास इतने पैसे कहां? वंदना बोली, पैसे तो आपके पास बहुत है, पर आप लेना नहीं चाहते। बातें करते करते जब वंदना ने ज्यादा जिद की तो द्विजदास ने एक गहरा राज खोला, एक ऐसा सच जो उसने आज तक अपनी जान से प्यारी भाभी सती को भी नहीं बताया था। द्विजदास ने धीमे स्वर में कहा, सच तो यह है वंदना जी की पिताजी मुझे जायदाद में से फूटी कौड़ी भी देकर नहीं जाना चाहते थे। उन्हें डर था कि मैं सब बर्बाद कर दूंगा। वे वसीयत बनाकर मुझे बेदखल करने वाले थे, लेकिन दादा विप्रदास ने उन्हें साफ मना कर दिया। दादा ने कहा कि वे अपने जीते जी भाई के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। तब पिताजी ने सब कुछ दादा के नाम कर दिया और कहा, तुम्हारी मर्जी हो तो उसे देना, न मर्जी हो तो मत देना। ये बात सिर्फ मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने छुपकर उनकी बातें सुन ली थी। वंदना स्तब्ध रह गई। उसने धीरे से कहा, आपके बड़े भाई सचमुच एक असाधारण इंसान है। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थी। बातों में 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही न चला। द्विजदास को अचानक होश आया कि घर में कोई उन्हें ढूंढ रहा होगा। वो जाने के लिए उठा और बोला, मैं सोमवार को मां के साथ कैलाश तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। कैलाश का नाम सुनते ही वंदना की आंखें चमक उठीं। कैलाश, आप मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे? द्विजदास खामोश हो गया। वंदना ने थोड़ा रूठते हुए कहा, इसीलिए आप कह रहे थे कि मैं बाद में आऊं ताकि आप मुझे टाल सके? द्विजदास ने शांत नजरों से वंदना की ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, हां, मैंने इसीलिए कहा था। भाभी ने आपके बारे में सब कुछ लिखा, पर यह नहीं बताया कि आप इतनी हठी और निडर हैं। भाभी ने आपको यह भी नहीं बताया कि यह घर कितने कट्टर सनातनी नियमों से चलता है। वंदना ने ना में सिर हिलाया। द्विजदास ने धीमी आवाज में कहा, अचरज की बात है। सच तो यह है कि इस घर में मेरे सिवा आपका छुआ पानी तक पीने वाला कोई नहीं है। वंदना का चेहरा उतर गया। क्या दादा और मंजली दीदी भी नहीं? कोई नहीं। द्विजदास बोला, हम लोग जब तीर्थ चले जाएंगे तब शायद आप दीदी के पास 2 दिन रह लें, पर मां के रहते आपका यहां ठहरना नामुमकिन है। वंदना का दिल भीतर तक आहत हो गया। वो फीकी मुस्कान के साथ सिर्फ इतना कह पाई, ये सब मुझे नहीं मालूम था। शुक्रिया। नीचे बैठक में वंदना के पिता खाने बैठे थे। एक छोटी मेज पर चांदी की थाली में खाना परोसा गया था और पास ही एक ऊंचे कद, बलिष्ठ और गोरे रंग के भव्य पुरुष खड़े थे। वे विप्रदास थे। सती दरवाजे के पर्दे की ओट में खड़ी इशारे से बता रही थी कि यही बड़े भाई हैं। द्विजदास के मुंह से विप्रदास की तारीफें सुनकर वंदना का मन पहले ही बागी हो चुका था।
उसने झुककर चरण छूने के बजाय महज औपचारिक नमस्ते किया और तंज कसते हुए बोली, दीदी, पिताजी को खाना खिलाकर चांदी के कीमती बर्तन क्यों जूठे और खराब किए? किसी चीनी मिट्टी या इनेमल के बर्तन में दे देती। पिताजी बेहद सीधे इंसान थे। वे झेंप गए, पर विप्रदास समझ गया कि ये कटाक्ष उसी के कट्टर आचार विचार पर किया गया है। विप्रदास ने शांत मुस्कान से जवाब दिया, यहां चांदी के बर्तनों की कमी नहीं है। आपके पिताजी हमारे सम्मानित अतिथि हैं। उनकी इज्जत के आगे इन बर्तनों की कोई कीमत नहीं। फिर भी अगर आपको बुरा लगता है तो आपकी जब शादी होगी तब अपने पिता को मिट्टी के सिकोरे में खिलाकर फेंक दीजिएगा। वंदना चिढ़कर बोली, मैं अपने पिता के लिए सोने के बर्तन बनवाऊंगी। विप्रदास ने हंसकर कहा, जो ऐसा कर सकती है वो अपने पिता के मान को लेकर दूसरों पर ताना नहीं मारती। आपके पिता को आप जितना मानती हैं, सती अपने काका को उससे कहीं ज्यादा चाहती है। यह सुनकर काका का दिल भर आया और वे पुरानी यादों में खो गए। विप्रदास ने कहा कि वे निश्चिंत होकर खाना खाए। वो खुद उन्हें स्टेशन छोड़ने चलेगा। गाड़ी हवेली के नीचे तैयार थी। तभी वंदना बाहर आई और बोली, पिताजी, मैं भी आपके साथ अभी कलकत्ता जा रही हूं। यहां नहीं रुकूंगी। सती को जब यह पता चला तो वो दुखी हुई, पर वंदना अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने बिना खाए ही गाड़ी में कदम रख दिए। गाड़ी छूटते वक्त वंदना ने ऊपर देखा। तीसरी मंजिल की खिड़की से द्विजदास चुपचाप उसे देख रहा था। दोनों की नजरें मिली और द्विजदास ने हाथ जोड़ लिए। स्टेशन पहुंचकर पता चला कि कोई हादसा होने की वजह से ट्रेन 2 घंटे लेट है। विप्रदास ने वापस घर चलकर खाना खाने का बहुत आग्रह किया, पर वंदना ने साफ मना कर दिया। वेटिंग रूम में एक नए जमाने के बंगाली बैरिस्टर अपनी मेमनुमा पत्नी के साथ आराम कुर्सी पर पसरे बैठे थे। वंदना ने तंज कसते हुए विप्रदास से कहा, आइए दामाद बाबू, इस बेंच पर बैठ जाइए। बड़ी लकड़ी में छूत अछूत का दोष नहीं लगता। आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। विप्रदास समझ गया कि लड़की भूखी है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। उसने धीमे से कहा, वंदना, तुम बहुत नाराज हो, पर जिस बात को तुम छुआछूत समझ रही हो उसकी असलियत यहां रहकर समझोगी तभी जान पाओगी। इतने में बैरिस्टर साहब बातचीत में कूद पड़े और यूरोप की आजादी व बराबरी पर लंबा भाषण झाड़ने लगे। वे विप्रदास को कड़ा और जालिम जमींदार समझकर नसीहत देने लगे कि उसे भी प्रजा के अधिकारों की कद्र करनी चाहिए। वंदना को यह दखलंदाजी नागवार गुजरी और उसने बैरिस्टर को टोक दिया। तभी ट्रेन का सिग्नल हुआ। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी तो देखा कि भारी भीड़ थी। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में रेलवे के कुछ फिरंगी मुलाजिम शराब के नशे में धुत होकर कब्जा जमाए बैठे थे और किसी को अंदर नहीं घुसने दे रहे थे। बैरिस्टर साहब और वंदना के पिता घबरा गए। वंदना डरकर बोली, चलिए आज घर वापस लौट चलते हैं। पर विप्रदास की आंखों में बिजली सी कौंध गई। उसका विशाल शरीर लोहे की तरह तन गया। उसने कड़क आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं, ये डिब्बा इनके बाप का नहीं है। चढ़िए, मैं साथ चलता हूं। विप्रदास ने एक ही झटके में दरवाजा खींचकर खोल दिया। वंदना का हाथ पकड़कर भीतर खींचा और बैरिस्टर से कहा, अपने हक जताने का इतना ही शौक है तो पत्नी को लेकर अंदर आइए। इस जमींदार के रहते कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। विप्रदास का वह रौद्र रूप और आंखों का तेज देखकर शराबी फिरंगी सहम कर कोने की बेंच पर दुबक गए। बाहर खड़े गार्ड को जब विप्रदास ने तार भेजकर शिकायत करने की चेतावनी दी तो गार्ड ने तुरंत हाथ पांव जोड़कर शराबियों को दूसरे डिब्बे में खदेड़ दिया। ट्रेन छूटने की घंटी बजी। विप्रदास उतरने लगा। अब खतरा टल गया है, मैं उतरता हूं। वंदना ने तुरंत दरवाजा रोक लिया और जिद पकड़ ली, नहीं, आप नहीं उतरेंगे। आपको हमारे साथ कलकत्ता चलना ही होगा। विप्रदास ने मुस्कुराकर कहा, मैं घर से बिना कुछ खाए पिए निकला हूं। वंदना बोली, भूखी तो मैं भी हूं। आगे बड़ा स्टेशन आएगा, वहां हम दोनों खा लेंगे, पर आप उतर नहीं सकते। ये कहकर वंदना ने खिड़की से बाहर मुंह निकालकर हवेली के नौकरों से जोर से कह दिया,
घर जाकर माँ से कह देना कि बड़े बाबू हमारे साथ कलकत्ता जा रहे हैं, कल या परसों लौटेंगे। गाड़ी छुक छुक करके चल पड़ी। वंदना पास आकर बैठी और मुस्कुराते हुए बोली, मुखोपाध्याय जी, आप भी कम जिद्दी नहीं हैं। अगर वे शराबी हम पर हमला कर देते तो? विप्रदास ने सहज भाव से कहा, तो उनकी नौकरी चली जाती। वंदना खिलखिलाकर हंस पड़ी, और हमारी हड्डियां टूट जाती। पर सच कहूं दामाद बाबू, हिम्मत आपकी भी कमाल की है। डिब्बे में एक ठहाका गूंज उठा और ट्रेन कलकत्ता की ओर रफ्तार पकड़ने लगी। डिब्बे में बातचीत का सिलसिला फिर शुरू हुआ। वंदना ने विप्रदास को छेड़ते हुए कहा, मुखोपाध्याय जी, लोग कहते हैं कि पूरे गांव में आपका भयानक दबदबा है। सब आपसे बाघ की तरह डरते हैं। दीदी तो कहती है कि आपके सामने आते ही लोगों का खून पानी हो जाता है। विप्रदास मुस्कुराया, ये जरूरी भी है, वरना औरतों को अनुशासन में कैसे रखा जाए? तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे पति को भी ये गुर सिखा दूंगा। वंदना तपाक से बोली, सिखा दीजिएगा, पर मैं दीदी की तरह सीधी नहीं हूं। मेरे सामने तो पूरे घर का खून पानी हो जाता, इसमें कोई शक नहीं। विप्रदास ने हंसकर कहा, जिस तरह आज तुम बिना खाए पिए नाराज होकर घर से निकल आई, उससे तो मां भी हैरान रह गई होंगी। वंदना का चेहरा फिर तमतमा उठा। आपकी मां ने जो किया वो आपको नहीं दिखा? मैं प्रणाम करने गई तो वे छूत के डर से पीछे हट गई। इंसान का कोई आत्मसम्मान भी होता है, विप्रदास ने बेहद शांत भाव से समझाया। आत्मसम्मान की ये परिभाषा तुमने कॉलेज की अंग्रेजी किताबों से सीखी है वंदना। मेरी मां ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, पर जिस मां को तुम सिर्फ छुआछूत मानने वाली समझ रही हो, उसका आत्मगौरव कितना ऊंचा है, ये तुम उनके पास रहकर ही समझ सकती हो। वंदना ने खिड़की के बाहर घने अंधेरे में देखते हुए आहत स्वर में कहा, वे बुजुर्ग हैं, मैं मानती हूं, पर हम उनके घर बिन बुलाए मेहमान थे। सिर्फ उम्र में छोटे होने की वजह से क्या हमारा कोई मान नहीं? मैं तो आज भी दीदी की खातिर उनसे माफी मांगने को तैयार हूं। पर किसी को म्लेच्छ समझकर दुत्कारना क्या अपमान नहीं है? कहते कहते वंदना की आंखों में आंसू छलक आए। विप्रदास का स्वर बेहद कोमल हो गया। उसने कहा, वंदना, मां ने तुम्हारा अपमान नहीं किया। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूं। जब वे इस घर में ब्याह कराई थी तो लोगों ने बहुत जहर उगला था, पर उन्होंने मुझे, द्विजू और कल्याणी को एक ही बिस्तर पर अपनी छाती से लगाकर पाला। उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि वे मेरी सौतेली मां है। जो मां नौकर चाकरों तक की सेवा में अन्नपूर्णा बनी रहती है, उसे बाहर वाले सिर्फ छुआछूत के चश्मे से देखते हैं। क्या तुम भी उन्हें नहीं समझ पाओगी? विप्रदास की ये बात सुनकर वंदना सन्न रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में पिघल गया। वो धीरे से बोली, मुखोपाध्याय जी, अब मेरा कलकत्ता उतरने का मन नहीं कर रहा। दिल चाहता है वापस आपकी मां के पास लौट चलूं और उनके पैरों में गिरकर माफी मांग लूं। विप्रदास सिर्फ मुस्कुरा दिया। हावड़ा स्टेशन पहुंचकर वंदना के पिता ने ग्रैंड होटल चलने की बात कही, लेकिन विप्रदास के सामने वंदना को होटल जाने में झेप होने लगी। विप्रदास ने कहा, होटल जाने की जरूरत नहीं है। बहु बाजार में द्विजू का एक बड़ा मकान है, सब लोग वहीं चलिए। सब लोग बहु बाजार वाले मकान में पहुंचे। अगली सुबह जब वंदना उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि मर्दों का डेरा होने के बावजूद पूरा मकान आईने की तरह चमक रहा था। हर चीज करीने से सजी थी। दरवाजे पर एक अधेड़, भद्र महिला खड़ी थी। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपना नाम अन्नदा बताया। अन्नदा ने बताया कि गांव के कई लड़के यहां रहकर पढ़ाई करते हैं और वो सालों से मां की तरह उनकी देखभाल करती है। वंदना जब नहाने गई तो देखा कि बाथरूम के अंदर भी गंगाजल के बड़े बड़े पीतल के घड़े और छुआछूत से बचने के कड़े नियम वैसे ही मौजूद थे जैसे हवेली में थे। उसने महसूस किया कि यहां मां की गैरमौजूदगी में भी उनका अनुशासन हर कोने में जिंदा था। नहाकर जब वंदना नीचे आई तो अन्नदा ने बताया कि बड़े बाबू विप्रदास सुबह गंगा स्नान और पूजा करके नीचे दफ्तर चले गए हैं
और आज एकादशी होने की वजह से वे दिन भर उपवास रखेंगे। शाम को सिर्फ थोड़ा फल दूध लेंगे। नीचे नाश्ते की मेज पर वंदना के पिता और बैरिस्टर दंपत्ति भूख से बेहाल बैठे थे। मेज पर चाय, टोस्ट और अंडे सजे थे। विप्रदास पास ही बैठा था। वंदना ने पूछा, मुखोपाध्याय जी, आप नाश्ता नहीं करेंगे? विप्रदास ने हंसकर कहा, मैं चाय नहीं पीता, सिर्फ दाल भात खाता हूं। आज एकादशी है, इसलिए मेरी चिंता मत करो, तुम लोग खाओ। वंदना ने खुद कुछ नहीं खाया, सिर्फ पिता और मेहमानों के लिए चाय बनाई। फिर विप्रदास की तरफ देखकर तंज कसते हुए बोली, दोपहर को जब आप दाल भात खाएंगे तब मैं भी आपके साथ खाऊंगी। नौकर ने तुरंत टोक दिया, बड़े बाबू तो एकादशी को सिर्फ फल खाते हैं दीदी। वंदना ने बात संभालते हुए कहा, अरे वाह, सिर्फ फल फूल, ये तो और भी हल्का और अच्छा खाना है, मैं भी वही खाऊंगी। क्यों मुखोपाध्याय जी? विप्रदास मन ही मन अचकचा गया कि ये लड़की बात बात में उस पर हावी होने और मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। दोपहर बाद वंदना अपने पिता के साथ कलकत्ता के बाजार घूमकर लौटी। बैरिस्टर साहब और उनकी पत्नी विक्टोरिया मेमोरियल और चिड़ियाघर घूमने निकले थे और उन्होंने अपना जाना एक दिन के लिए टाल दिया था। कमरे में लौटते ही अन्नदा ने कहा, दीदी, आप दिन भर से भूखी हैं, मैंने फल मंगवा कर रखे हैं, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। वंदना ने पूछा, और बड़े बाबू कहाँ हैं? अन्नदा बोली, वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर दर्शन करने गए हैं, अभी आते ही होंगे। वंदना ने पूछा, और बाकी सबके खाने का क्या इंतजाम हुआ? चलो रसोई घर देख कर आती हूं। अन्नदा ने झिझकते हुए कहा, दीदी, बाकी मेहमानों का खाना घर की रसोई में नहीं बन रहा, बड़े बाबू खुद हुक्म देकर गए हैं कि उनके लिए खाना बाहर होटल से मंगवाया जाए। वंदना चौंक पड़ी, होटल का खाना? इस सनातनी घर में? तुम्हारी मां सुनेंगी तो क्या कहेंगी? अन्नदा ने बताया कि नीचे के एक कमरे में होटल वालों के बर्तनों में ही सब इंतजाम हो रहा है ताकि मां के नियमों पर कोई आंच न आए। वंदना ने उत्सुक होकर कहा, हुक्म तो बड़े बाबू दे गए, पर यह सारा इंतजाम नीचे किसने संभाला है? मुझे उसके पास ले चलो। नीचे की मंजिल पर मुखोपाध्याय परिवार का बड़ा कारोबारी दफ्तर था, जहां कई मुंशी, गुमाश्ते और कारिंदे काम कर रहे थे। जैसे ही वंदना ने अन्नदा के साथ दफ्तर में कदम रखा, सारे कर्मचारी अदब से उठकर खड़े हो गए। वंदना ने मैनेजर को बाहर बुलवाया और सीधे पूछा, होटल में खाना मंगवाने का ऑर्डर क्या आपने दिया है? मैनेजर ने सिर हिलाया तो वंदना ने कड़े स्वर में कहा, अभी जाकर वो ऑर्डर कैंसिल कराइए। मैनेजर सकपका गया, पर बड़े बाबू के लौटने से पहले उनके गुस्से की चिंता आप मत कीजिए, वो सब मैं देख लूंगी, आप बस फौरन ऑर्डर रद्द कीजिए। वंदना का रोब ऐसा था कि मैनेजर बिना किसी हिल हुज्जत के तुरंत मान गया। शाम को विप्रदास जब दक्षिणेश्वर से लौटा तो ये देखकर दंग रह गया कि रसोई में होटल के खाने की बजाय घर का शुद्ध खाना पक रहा था और वंदना खुद एक छोटी चौकी पर बैठकर रसोई से काम करवा रही थी। विप्रदास ने हंसकर कहा, वंदना, तुमने मैनेजर को डरा धमकाकर होटल का खाना रद्द करवा दिया। वंदना बोली, तो क्या आपके इस सनातनी घर में होटल का खाना आने देती? मां को पता चलता तो क्या बीतती उन पर? आप भले ही जमींदार बनकर सबको डराते हो, पर सच तो यह है कि आप खुद अपनी मां से डरते हैं। विप्रदास नाराज होने के बजाय मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद वंदना सफेद पत्थर की थाली में फल, मेवे और मिठाई सजाकर विप्रदास के कमरे में ले गई। विप्रदास ने देखा कि वंदना शाम को फिर से नहा धोकर आई थी ताकि छुआछूत का कोई बहाना न बन सके। विप्रदास ने थाली से फल खाते हुए मजाक में कहा, तुम्हारे हाथ से फल खाकर मैंने अपना नियम तोड़ा है, अब गांव लौटकर मुझे गोबर खाकर प्रायश्चित करना पड़ेगा। वंदना झेम गई और दोनों खिलखिला पड़े। उस रात वंदना को नींद नहीं आ रही थी। भोर के धुंधलके में जब वो बाहर बालकनी में आई तो देखा कि नीचे पूजा घर में हल्की रोशनी जल रही है। खिड़की की झिर्री से उसने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। विप्रदास आंखें मूंदे पद्मासन में लीन ध्यान में बैठा था।
उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और तेज था। वंदना मंत्रमुग्ध होकर देर तक उस रूप को निहारती रही। कल तक जिसे वह एक कड़ा, अहंकारी जमींदार समझ रही थी, उसका ये गहरा आध्यात्मिक रूप देखकर उसका दिल श्रद्धा से भर गया। सुबह जब वंदना नीचे आई तो विप्रदास ने बताया कि उसके पिता और बैरिस्टर दंपत्ति स्टेशन पर ट्रेन की टिकट बुक कराने गए हैं, क्योंकि बंबई से उसके पिता के दफ्तर का एक जरूरी टेलीग्राम आया है और उन्हें फौरन लौटना होगा। वंदना उदास हो गई। तभी गांव से एक और टेलीग्राम आया। टेलीग्राम मां दयामयी का था। मां ने वंदना को बंबई जाने से रोकते हुए लिखा था कि वह सती और द्विजदास के साथ वापस गांव बलरामपुर लौट आए। वंदना की खुशी का ठिकाना न रहा। तभी नीचे से अचानक शोर सुनाई दिया। पता चला कि स्टेशन पर भारी भीड़ की धक्का मुक्की में वंदना के पिता के पैर पर किसी का भारी बक्सा गिर गया है और वे लंगड़ाते हुए किसी तरह घर पहुंचे हैं। डॉक्टर ने आकर पट्टी बांधी और उन्हें कुछ दिनों के लिए पूरी तरह बेड रेस्ट की सलाह दी। अगले दिन शाम को दरवाजे पर गाड़ी रुकी। वंदना खुशी खुशी बाहर भागी, पर सामने का नजारा देखकर उसके कदम ठिठक गए। गाड़ी से सिर्फ मंजली दीदी सती ही नहीं उतरी थी, बल्कि उनके साथ मां दयामयी भी थी। वंदना सहमकर एक तरफ खड़ी हो गई और संकोच से झुककर प्रणाम किया, पर इस बार मां ने कोई दूरी नहीं बनाई। उन्होंने आगे बढ़कर प्यार से वंदना की ठोड़ी छूकर अपनी उंगलियों को चूमा और आशीर्वाद दिया। मां मुस्कुराकर बोली, कैसी है मेरी बच्ची? मेरी एक पगली बेटी भूखी प्यासी नाराज होकर भाग आई थी। उसे मना कर घर न ले जाती तो मुझे चैन कैसे मिलता? वंदना की आंखें भर आई। उसने झुककर मां के पैर छुए। मां की ममता ने छुआछूत की सारी दीवारें एक झटके में ढा दी थी। मां तुरंत ऊपर वंदना के पिता से मिलने पहुंची और कुशलक्षेम पूछा। फिर हंसकर बोली, समधी जी, अब कुछ दिन यहीं आराम कीजिए और आपकी सेवा के लिए मैं दोनों बेटियों सती और वंदना को यही छोड़ रही हूं। तभी दूसरी गाड़ी से द्विजदास और सती का 8-9 साल का बेटा वासुदेव उतरे। वासुदेव ने आकर वंदना के पैर छुए। वंदना ने प्यार से उसे गले लगाया और पूछा, वासु, तुमने मुझे पहचान लिया? वासु बोला, हां मौसी, आप हमारे घर से नाराज होकर भाग आई थी ना? चाचा जी दादी से यही बता रहे थे। वंदना ने चौंक कर द्विजदास की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, द्विजू बाबू, मेरे नाराज होने की खबर आपको कैसे मिली? द्विजदास ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ मुझे ही नहीं, घर के हर इंसान को पता है। और सच कहूं तो आपने अपनी नाराजगी छिपाने की कोई खास कोशिश भी नहीं की थी। वंदना ने पूछा, नाराज होने की वजह भी जानते हैं? हां, क्योंकि राय साहब को अकेले मेज पर खाना परोसा गया था, पर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वंदना ने तंज कसते हुए पूछा, क्या आप मेरे पिता के साथ बैठकर खा सकते हैं? द्विजदास ने कहा, खा सकता हूं, पर दादा मना करेंगे तो नहीं खाऊंगा। उनका हुक्म टालना मेरे लिए नामुमकिन है। वंदना ने थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा, तो दादा के सामने आपकी कोई अपनी मर्जी या हिम्मत नहीं चलती? द्विजदास ने संजीदगी से समझाया, ये डर या हिम्मत की बात नहीं है वंदना जी। दादा अलग ही मिट्टी के बने हैं। हमारे परिवार में आज तक किसी ने उनकी बात काटने की हिम्मत नहीं की। अगर आप हमारे घर में रहना चाहती हैं, तो आपको भी अपना पहला सबक सीखना होगा। अपने ये विदेशी जूते उतार दीजिए। तभी नौकर ने आकर खबर दी कि मां ऊपर बुला रही हैं। ऊपर जाते हुए द्विजदास ने दूसरा सबक सिखाया, मां के सामने आपको मिस राय नहीं कहूंगा। आप उम्र में छोटी हैं, इसलिए सीधे वंदना पुकारूंगा। और आप दादा को मुखोपाध्याय जी नहीं, बड़ा दादा कहेंगी। वंदना ने मुस्कुराकर शर्त मान ली। जब वे मां के कमरे में पहुंचे तो मां ने बिना किसी हिचक के सहज भाव से कहा, वंदना बेटी, हाथ मुंह धो लिया हो तो जरा रसोई में जाकर देख लो, ब्राह्मण ठाकुर इतने लोगों का इंतजाम संभाल पा रहा है या नहीं। द्विजू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसके लिए कुछ हल्का खाने का बनवा देना। मां का ये अपनापन देखकर वंदना की आंखें खुशी से चमक उठीं।
छुआछूत का जो भूत कल तक सिर पर सवार था, वो अन्नदा की बातों और वंदना की सादगी के आगे पूरी तरह उतर चुका था। अगले 5-6 दिन कलकत्ता में किसी त्योहार की तरह गुजरे। मां ने दक्षिणेश्वर, कालीघाट और गंगा स्नान के दर्शन किए। हवेली की पूरी गृहस्थी की चाबी अब वंदना के हाथों में थी। एक दिन विक्टोरिया मेमोरियल से लौटते हुए जब एक अंग्रेज अफसर ने उनकी गाड़ी रोक ली, तो वंदना ने फराटेदार अंग्रेजी में ऐसा दोटूक जवाब दिया कि अफसर ने तुरंत रास्ता छोड़ दिया। मां ने घर आकर बड़े गर्व से विप्रदा से कहा, विपिन, पढ़ी लिखी लड़कियों की बात ही अलग होती है। अगर वंदना साथ ना होती तो आज हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। विप्रदास ने हंसकर कहा, हाँ मां, अंग्रेज मेम भी पढ़ी लिखी ही रही होगी। वंदना की सेवा और अक्लमंदी देखकर मां का दिल ऐसा पिघला कि वे कहने लगी, वंदना बंबई लौट जाएगी तो मेरा मन कैसे लगेगा। जी चाहता है इसे हमेशा के लिए अपने पास रख लूं। इधर राय साहब का पैर ठीक होने लगा था। तय हुआ कि वे अगले हफ्ते बंबई जाएंगे, लेकिन वंदना उनके साथ नहीं, बल्कि दीदी और मां के साथ कुछ हफ्तों के लिए वापस बलरामपुर हवेली जाएगी। रविवार का दिन था। विप्रदास हाईकोर्ट के कागजात देख रहा था। तभी मां दयामयी कमरे में आई और मुस्कुराकर बोली, विपिन, एक मजेदार बात सुनी? विप्रदास ने पूछा, क्या बात है मां? मां बोली, द्विजु आज किसी स्वदेशी हंगामे वाली सभा में जाने की जिद कर रहा था। पुलिस का डंडा चलने का खतरा था। सती के रोकने पर भी वो नहीं माना, पर जैसे ही वंदना कमरे में गई और उसने पुरानी शर्त याद दिलाई, द्विजु ने तुरंत सिर झुका लिया और जाने से मना कर दिया। मां ने राहत की सांस लेते हुए कहा, मुझे तो डर लगा रहता है कि ये लड़का कभी जेल न चला जाए और कुल पर कलंक न लगा दे। विप्रदास ने समझाया, मान, जेल जाने से कोई कलंक नहीं लगता। कलंक बुरे कामों से लगता है। अगर किसी दिन मैं जेल चला जाऊं, तो क्या तुम भी मुझे कुल का कलंक कहोगी? ये सुनते ही मां का कलेजा कांप उठा। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, बालाई शाट, ऐसी मनहूस बात मुंह से मत निकाल बेटा। मेरे जीते जी तुझे कोई जेल भेज दे, मैं अपनी सारी जमींदारी बेच दूंगी। द्विजु जो चाहे करे, पर तू मेरी आंखों से ओझल हुआ तो मैं गंगा में डूब मरूंगी। कहते हुए मां की आंखों से आंसू छलक पड़े। विप्रदास ने झुककर मां के चरण छुए और मां ने उसे कलेजे से लगा लिया। तभी वंदना रसोई का काम पूछने कमरे में आई। मां को विप्रदास को गले लगाए देख उसने मजाक किया, इतने बड़े बूढ़े बेटे को गले लगा रखा है, मैं सबको बता दूंगी। मां ने हंसकर कहा, बूढ़ा मत कह इसे। जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी तो विपिन छोटा सा सोने का पुतला था। मैंने रस्म रिवाज छोड़कर सबसे पहले इसे अपनी गोद में लेकर दूध पिलाया था। ये हमेशा मेरा वही बच्चा रहेगा। वंदना ने मुस्कुराकर पूछा, मान, सच बताइए, आप दोनों बेटों में से किसे ज्यादा प्यार करती हैं? मां ने लाड़ से कहा, यह शास्त्र में बताना मना है बेटी। वंदना जब रसोई की ओर चली गई तो मां का चेहरा फिर गंभीर हो गया। उन्होंने विप्रदास से कहा, विपिन, मुझे सच बता, तूने जेल जाने की बात क्यों कही? क्या तेरे मन में कोई ऐसी बात चल रही है? विप्रदास ने मां को बहुत समझाया कि वो महज एक मिसाल दे रहा था, पर मां का दिल नहीं माना। मां ने अपनी असली चिंता जाहिर करते हुए कहा, तू कल द्विजु को जमींदारी का सारा काम समझाने की बात कर रहा था। तू इतना थक गया है कि तुझे उसकी मदद चाहिए। द्विजु कहता है कि वो शादी नहीं करेगा, सिर्फ देश सेवा करेगा। जो लड़का गृहस्थी नहीं बसाना चाहता, उस पर मुझे भरोसा नहीं है। अगर वह सन्यासी बना रहा तो उसे हमारे ससुर की जायदाद में हाथ नहीं लगाने दूंगी। विप्रदास ने मां को शांत करने की कोशिश की। मां, सती भाभी से कहकर उसे समझाएंगे। मां ने ठंडी सांस भरकर कहा, वो अब किसी की नहीं सुनेगा विपिन, किसी की नहीं। विप्रदास ने मुस्कुराकर कहा, सुनेगा मां, वक्त आने पर सब सुनेगा। और तुम कहो तो मैं उसके लिए कोई अच्छी लड़की तलाश करूं। तभी वंदना रसोई का काम पूछने कमरे में आई। विप्रदास ने बात आगे बढ़ाते हुए मां से कहा, मां,
हमारे अक्षय बाबू की बेटी मैत्रेयी अब बड़ी हो गई है, रूप और गुण दोनों में बेमिसाल है, हमारे ही समाज की है। कहो तो बात आगे बढ़ाऊं। मुझे पक्का यकीन है कि द्विजू को भी पसंद आएगी। मां दयामयी ने झिझकते हुए वंदना की ओर देखा और बोली, नहीं विपिन, अभी रहने दे। बहू से पूछे बिना ऐसा कोई काम मत कर। वंदना ने दोनों की ओर शांत नजरों से देखते हुए कहा, इसमें पूछने की क्या बात है मां? कोलकाता में ही तो है। चलिए हम और दीदी जाकर अभी मैत्रेयी को देख आते हैं। मां कोई बहाना न ढूंढ सकी और बात टालते हुए वंदना का हाथ पकड़कर बाहर ले गई। शाम को विप्रदास जब लाइब्रेरी में बैठा था तो मां कमरे में आई। विप्रदास ने पूछा, क्या हुआ मां? मैत्रेयी को देख आई, लड़की कैसी लगी? मां ने थोड़ा मुंह बनाकर कहा, लड़की बुरी नहीं है, पर क्या तू उसकी तुलना मेरी बड़ी बहू सती से कर सकता है? बहू की तो बात ही छोड़, वह रूप में क्या वंदना के सामने भी ठहर सकती है। विप्रदास हंस पड़ा, मां, हमारे देहात में कोई बहू की डिग्रियों की जांच करने नहीं आता, पर तुम तो हर लड़की को वंदना से तौलने लगी हो। मां ने बात को टाल दिया और कहा कि अभी उन्हें सोचने का वक्त चाहिए। मां वहां से सीधे समधी राय साहब के कमरे की ओर गई। शाम का वक्त था। वे उनका हालचाल पूछने पहुंची, पर कमरे में घुसते ही उन्होंने देखा कि वंदना के साथ एक बेहद खूबसूरत अंग्रेजी सूट बूट पहने नौजवान बैठा मध्यम आवाज में बातें कर रहा था। मां को झिझकते देख राय साहब ने उत्साह से कहा, अरे बेयान जी, रुकिए, ये हमारा सुधीर है, मेरे पुराने विलायती दोस्त का बेटा। मद्रास में शिक्षा विभाग में बड़ा अफसर है। मेरी बीमारी की खबर सुनकर मिलने आया है। सुधीर ने झुककर मां को प्रणाम किया। राय साहब खुशी खुशी बताने लगे, सुधीर और वंदना की शादी की बात पक्की हो चुकी है। शादी के बाद ये दोनों कुछ दिन विलायत घूमने जाएंगे। मां दयामयी के सीने में मानो किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। उनका कलेजा धक से रह गया, पर उन्होंने खुद को संभालते हुए सुधीर का घर परिवार पूछा। जब सुधीर ने बताया कि उनका पुश्तैनी गांव दुर्गापुर बर्दवान में था, तो मां चौंक पड़ी। वो मां के अपने मायके के पड़ोस का ही घराना था। मां ने कहा, बिना कुछ खाए मत जाना बेटा, और भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। जाते वक्त उन्होंने मुड़कर वंदना की तरफ एक नजर भी नहीं देखा। अगली सुबह विप्रदास जब रोज की तरह मां के पैर छूने उनके कमरे में गया तो देखा कि नौकर सामान बांध रहे थे। विप्रदास ने घबराकर पूछा, ये क्या मां, कहीं जा रही हो? मां की आंखें लाल थी, चेहरा उतरा हुआ था, जैसे रात भर कोई तूफान झेलकर उठी हो। मां ने रूखे स्वर में कहा, मैं आज सुबह 4 बजे की गाड़ी से बलरामपुर लौट रही हूं। तू परसों मुकदमे के बाद आना, हमें स्टेशन छोड़ने द्विजू चलेगा। विप्रदास समझ गया कि मां के दिल पर कोई गहरी चोट लगी है जो वे किसी से कह नहीं पा रही हैं। उसने कहा, द्विजू नहीं मां, मैं खुद तुम्हें गांव छोड़ने चलूंगा। जब गाड़ी तैयार हुई तो वंदना भागी भागी नीचे आई। उसने देखा कि मां और दीदी सती जाने के लिए तैयार थी। वंदना ने हैरान होकर पूछा, मां, इतनी जल्दी गांव? सब ठीक तो है ना? मां ने बेरुखी से कहा, हां, सब ठीक है। बहुत दिन हो गए, अब घर लौटना ही होगा। सती ने आंसुओं से भीगी आंखों से वंदना का हाथ थाम लिया, पर मुंह से कुछ न बोल सकी। वासुदेव ने आकर मौसी के पैर छुए। वंदना ने झुककर मां और दीदी के चरण छुए और मोटर गांव के लिए रवाना हो गई। वंदना अवाक खड़ी रह गई। कल शाम तक तो सब मिलकर बलरामपुर जाने वाले थे, फिर अचानक ये क्या हो गया? शाम घिर आई थी। वंदना बेचैन होकर द्विजदास के कमरे के दरवाजे पर पहुंची और बोली, द्विजू बाबू, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? द्विजदास बिस्तर पर किताब रखकर उठ बैठा और मुस्कुराया, एक बार नहीं, 1000 बार आ सकती है। वंदना ने कमरे की सारी बत्तियां जलाई, कुर्सी खींचकर बैठी और संजीदगी से पूछा, मां और दीदी अचानक इस तरह क्यों चली गई? क्या आप जानते हैं? द्विजदास ने हंसकर टालना चाहा,
पर वंदना की आंखों में छलकते आंसू देखकर वो गंभीर हो गया। द्विजदास ने कहा, वंदना, मां तुमसे नाराज होकर गई है, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारा कसूर मां की अपनी उम्मीदों का है। कैसी उम्मीदें? वंदना ने बेचैनी से पूछा। द्विजदास ने एक जोरदार ठहाका लगाया और व्यंग्य भरे अंदाज में बोला, मां ने मन ही मन एक बहुत बड़ा महल खड़ा कर लिया था। वे सोचने लगी थी कि दुनिया में तुम्हारे जैसी रूप, गुण और अक्ल वाली लड़की दूसरी कोई नहीं है, और दूसरी तरफ उनका ये निकम्मा, नास्तिक छोटा बेटा द्विजदास था, जिसकी नैया को पार लगाने के लिए उन्होंने तुम्हें चुन लिया था। वे सोच रही थी कि तुम्हारे साथ मेरी शादी कराकर मेरी सारी गृहस्थी बसा देंगी। द्विजदास फिर हंसा। लेकिन कल शाम को जब अचानक उन्हें पता चला कि तुम्हारी नाव में तो पहले से ही सुधीर बाबू सवार है और मां का बनाया सारा ताना बाना बिखर गया, तो बस वे अपनी इसी उम्मीद टूटने के गम और अभिमान में गांव भाग गई। वंदना कुछ पल सन्नाटे में द्विजदास के चेहरे को देखती रही। फिर उसने चुपते हुए लहजे में पूछा, द्विजू बाबू, इस तरह बेपरवाह हंसने की वजह क्या है? मां की योजना नाकाम होने की खुशी, या आपका खुद उस बंधन से बाल बाल बच जाने का छुटकारा? यहां पर कहानी का यह भाग समाप्त होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। आखिर आगे कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी? जिप्रदास अब क्या फैसला करेगा और उसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कल तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कल आएगा इस कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।